हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक में एक टॉपिक है द माइक्रोस्कोप के नाम से, जो कि चैप्टर नंबर 9 के अंदर आता है। चैप्टर नंबर 9 का नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोप और इसकी डिसएडवांटेज, और फिर साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से येट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये माइक्रोस्कोप क्या होता है। आपने देखा होगा कि भाई माइक्रोस्कोप जो है इट इज़ नथिंग बट जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे पास, यानी कि ये वाला जो लेंस आप देख रहे हो ना, यही माइक्रोस्कोप होता है। मतलब ये चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। इसको हम मैग्नीफायर भी कहते हैं, मैग्नीफायर। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी होता है। मतलब ये रेज को कन्वर्ज करता है। हैविंग ए स्मॉल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसकी क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। अब आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है बच्चों कि माइक्रोस्कोप में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके पास अगर ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो उसकी इमेज जो है वो मैग्नीफाई करके दिखाएगा, मतलब बड़ा करके दिखाएगा। मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके दिखाना। यहाँ से अगर हम उसको व्यू करेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट किसको हम देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं, लेकिन जो इसका जो पोजीशन है वो यू है, लेकिन ये हमें बड़ा होकर दिखाई देगा यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ हाइट है तो वो हमें मैग्नीफाई होकर दिखता है, बड़ा होकर दिखता है। अब यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे व्हाट इज़ कैपिटल डी। डी क्या है यहाँ पर, डी का नाम यहाँ पर ध्यान से सुनना बच्चों, इसका नाम होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। ये वही चीज़ है जो कि आपने 10th क्लास में नियर पॉइंट के नाम से पढ़ा था। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों की ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो वो अगर नॉर्मल 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है आपकी आंखों से या किसी लेंस से, तो वो आपको शार्प दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। और अगर वो ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर से या तो दूर हो जाए या 25 सेंटीमीटर से कम हो जाए, तो ऑब्जेक्ट जो है हमें प्रॉपरली नेक्ड आई से नहीं दिख पाएगा, क्लियरली नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो आइए, जैसे ये जो डायग्राम बना हुआ है ये माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। और इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है और उसकी इमेज हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और इमेज अगर क्लियर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वो कैपिटल डी पर बन रही है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है इसमें जो डायग्राम आपने देखना है वो ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट अगर एच है और वो अगर कैपिटल डी पर रखा हुआ है, कैपिटल डी पर रखने का क्या मतलब है कि वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और हम उसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ऑब्जेक्ट के साथ उसे हम बोलेंगे थीटा ओ। हम क्या बोलेंगे, थीटा ओ। किसी किसी बुक में ये अल्फ़ा के नाम से होता है, लेकिन एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूँ तो एनसीईआरटी में इसको थीटा ओ बोला हुआ है। तो बेसिकली ये एंगल है जो कि ऑब्जेक्ट के साथ बना हुआ है, ऑब्जेक्ट के साथ ये एंगल बना हुआ है और इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा ओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो कैपिटल डी है और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो एच है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलते हैं आगे, ये वाले डायग्राम को देखते हैं। तो इस वाले डायग्राम में क्या है कि भाई जो है ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर रखा हुआ है और ये आपको क्लियर कट पता है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा रहता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पर बनती है। अब यहाँ पर ये बात भी ध्यान देना ज़रूरी है कि इन्फिनिटी पर बनने का क्या मतलब है। इन्फिनिटी पर बनने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन शार्प नहीं दिखाई देगा, काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा केस तभी होता है बच्चों जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर रखा है और इमेज उसकी ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पर बनेगी।
और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको हमने बोला है थीटा आई, मतलब इमेज का एंगल, ठीक है, थीटा आई। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो h है और ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो f है। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने डायग्राम आपको समझा दिए। तो सबसे पहला यहाँ पर ज़रूरी है कि जो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दो केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। पहला केस यहाँ पर यह है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम एग्जैक्ट 25, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका जैसे मान लो ये आईज है आपकी, और ये जो है 25 सेंटीमीटर का गैप है, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनेगा उसे हम थीटा ओ बोलेंगे। और अगर आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फोकस पर रखा है तो वहाँ पर इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी, तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा उसे हम थीटा आई बोलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, आपको पता है मैग्नीफिकेशन। अब देखो डायग्राम तो हमने समझ लिया, अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मैग्नीफिकेशन, क्योंकि मैग्नीफिकेशन आपके सिलेबस में है। अगर आप सिलेबस देखेंगे 2022-2023 का, तो वहाँ पर आपको सिलेबस में दिखाई देगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट्स मैग्नीफिकेशन, टेलीस्कोप उसकी मैग्नीफिकेशन। तो ये यहाँ पर मैग्नीफिकेशन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है कि मैग्नीफिकेशन के काफ़ी सारे फॉर्मूले हमें पड़े हुए हैं, जिनमें से एक फॉर्मूला आपके सामने मैंने सर्कल किया हुआ है, v/u, मतलब इमेज का डिस्टेंस डिवाइड में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब हमें पता है कि भाई 1/v माइनस 1/u आपका होता है 1/f के बराबर, ठीक है, 1/f के बराबर। तो यहाँ से मैं 1/v मतलब v और इंटू में इसको 1/u लिख सकता हूँ ऐसे। तो 1/u की जगह मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर u की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 1/v माइनस 1/f, ऐसे मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, v को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ मेरा बन जाएगा 1 माइनस v/f बन जाएगा मेरा। ये स्टेप सबको क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। अच्छा, अब क्योंकि हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बन रही है वो आपकी कैपिटल D पर बन रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर जो इमेज बन रही है यहाँ पर, वो आपकी कैपिटल D पर बन रही है। अब v का जो वैल्यू है वो माइनस कैपिटल D है, यहाँ पर ध्यान रखना, v की जो वैल्यू है वो माइनस कैपिटल D है, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो लेंस के लेफ्ट साइड में बन रही है। तो बाई कन्वेंशनल हम उसको माइनस टेक करेंगे, ये तो सभी को क्लियर है। माइनस टेक करेंगे तो यहाँ पर मैं जो मेरे पास जो v है, v की वैल्यू है, यहाँ पर मैं v की जगह यहाँ पे माइनस d पुट कर सकता हूँ। तो ये मेरा इवेंचुअली फार्मूला ये बन जाएगा m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। d तो आप सभी को पता है फिक्स है। अब यहाँ पर ये बात आप ध्यान में रखें कि जो मैग्नीफिकेशन है, जो मैग्नीफिकेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फोकस पे डिपेंड कर रही है, मतलब फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। अगर मुझे मैग्नीफिकेशन बढ़ानी है, ऑब्वियस ही बात है, मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि अगर मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल डिवाइस है, तो उसका मैग्नीफिकेशन मैं बढ़ाऊंगा। मैं चाहूँगा कि वो चीज़ मुझे बड़ी होकर दिखाई दे, तो उस लेंस का फोकल लेंथ मैं कम से कम रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर आप फोकल लेंथ कम से कम रखोगे तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। ये पॉइंट जो है आप नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। कई दफ़ा इस पॉइंट पर क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर सपोज करें मेरे पास मैग्नीफिकेशन है m इज इक्वल टू 1 प्लस में d/f, तो याद रखिए ये मैग्नीफिकेशन कब काम आएगी, जब ऑब्जेक्ट आपका D पर रखा है, 25 सेंटीमीटर से दूर रखा है लेंस से। तो अगर मुझे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 6 चाहिए, यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर मैग्नीफिकेशन मेरे को 6 चाहिए तो फोकल लेंथ में कितनी लूँ, तो फोकल लेंथ मुझे लेनी पड़ेगी 5 सेंटीमीटर। याद रखना, इस फॉर्मूले में आप डाल दो m इज इक्वल टू आपका 1 प्लस में d का तो पता ही है आपको कितना होता है, और मैं 5 सेंटीमीटर अगर आप फोकल लेंथ लेते हैं तो 5 से 5 पे जाएगा और 1 जमा 5 हो जाएगा 6, तो मैग्नीफिकेशन मेरे पास 6 आ जाएगी। मैग्नीफिकेशन 6 आने का क्या मतलब है कि ठीक है, लेकिन अगर मैं सपोज करें मैं मैग्नीफिकेशन को फोकल लेंथ को घटा के 1 कर देता हूँ, 1 सेंटीमीटर, तो एक बार देख लेते हैं
जैसे ही मैंने 1 सेंटीमीटर किया तो मैग्नीफिकेशन मेरी 26 हो गई। क्या मतलब निकलता है इससे? इससे बच्चों ये मतलब निकलता है कि मैग्नीफिकेशन बढ़ जाती है फोकल लेंथ घटाने से। अगर आप 1 सेंटीमीटर कन्वेक्स लेंस को लोगे तो उसका मैग्नीफिकेशन आपका जो है 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 26 सेंटीमीटर नहीं 26 हो जाएगा, 26 टाइम्स। और अगर उस लेंस की फोकल लेंथ आप बढ़ा दोगे, 5 सेंटीमीटर आपने कर दी, तो उसका मैग्नीफिकेशन 6 हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो मैग्नीफिकेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है फोकल लेंथ पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? फोकल लेंथ पे। ये चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई। अब इस वाले डायग्राम में जो मैंने आपको ये डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखाया है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस वाले डायग्राम में tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा h/d होगा। और tan थीटा क्योंकि एंगल बड़े स्मॉल है यहाँ पर, तो tan थीटा को नियरली इक्वल टू मैं थीटा ओ लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। h/d क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है वो। और अगर इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बन रही है तो इस टाइम आप tan थीटा आई निकाल लें। tan थीटा आई किसके बराबर हो जाएगा? h/f हो जाएगा। सबको क्लियर है? और इसको मैं नियरली इक्वल टू tan थीटा आई लिख सकता हूँ। ये चीज़ भी क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, h/d कैसे हुआ, है ना। और ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि थीटा आई h/f कैसे हुआ, है ना। अब एक चीज़ होती है बच्चों एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होती है? एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता है कि एंगल जो कि इमेज के साथ बन रहा है डिवाइड बाई एंगल जो ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है। ठीक है, किसी किसी बुक में बीटा बाई अल्फा के नाम से लिखा होगा। तो यहाँ पर मैं अगर थीटा आई और थीटा ओ को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा d/f, कैपिटल D/f। अब ये मैग्नीफिकेशन कौन सी है? ये मैग्नीफिकेशन तब की है बच्चों जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर रखा है, इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है। अब काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई मैग्नीफिकेशन एक तो फॉर्मूला निकला सर 1 प्लस में d/f, और एक ये वाला फॉर्मूला निकला, तो कौन सा फॉर्मूला किसके लिए? तो ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ करोगे जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैपिटल डी पर रखा है, यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। और ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ करोगे जब ऑब्जेक्ट जो है आपका फोकस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है। तो ये दो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले बच्चों मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक चीज़ आप देखें कि मैग्नीफिकेशन कौन सी बड़ी है। आप यहाँ पर ये चीज़ देखें कि मैग्नीफिकेशन 1 प्लस में d/f बड़ा है या फिर d/f बड़ा है। तो इसका आंसर पाओगे कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा रहता है तब मैग्नीफिकेशन बड़ी होती है। और वास्तव में होता भी ऐसा ही है। मुझे आप एक बात बताओ, विदाउट लेंस के अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पर देखता हूँ तो वो मुझे शार्प दिखाई दे रहा है विदाउट लेंस। लेकिन अगर मैंने लेंस लगा दिया और कोई भी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो वो तो और बड़ा दिखाई देगा, तो उसकी मैग्नीफिकेशन तो और बड़ी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रही है आपको। ओके, तो इतना हमने क्लियर कर लिया है। थोड़ा सा मैं आपको आगे बता देता हूँ कि अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो माइक्रोस्कोप है। बच्चों माइक्रोस्कोप की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि ये ऑब्जेक्ट्स को जो है माइक्रोस्कोप केवल और केवल लेस देन इक्वल टू 9 टाइम्स ये हमें बड़ा करके दिखाता है। मतलब इसकी जो मैग्नीफिकेशन है इवन 10 भी नहीं हो सकती। माइक्रोस्कोप की जो सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसमें हम एक ही लेंस यूज़ कर रहे हैं उसकी मैग्नीफिकेशन 10 भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ लेंसेज को मॉडिफाई कर दें, कुछ लेंस ऐड कर दें सिंपल माइक्रोस्कोप में जिसकी वजह से हमारी मैग्नीफिकेशन बढ़ जाए? अब सारा खेल यहाँ पर बच्चों मैग्नीफिकेशन बढ़ाने का है। तो अब आपने ध्यान दिया होगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास सिंपल एक लेंस था। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास सिंपल एक लेंस है, लेकिन अब हम एक ऐसा अपरेटस पढ़ने वाले हैं जिसमें एक लेंस ना होके दो लेंस होते हैं और उसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसका नाम क्या है बच्चों? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो उसमें किस तरीके से डायग्राम होता है वो आइए हम देख लेते हैं। देखो ये डायग्राम अब आपको अच्छे से स्टडी करना है। इस वाले डायग्राम पर आ जाइए और इस डायग्राम को थोड़ा सा देखिए। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें बच्चों दो लेंस होते हैं, एक का नाम ऑब्जेक्टिव होता है और एक का नाम आई पीस होता है, आई लेंस।
मतलब आई लेंस हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आई लेंस में से हम उसको व्यू करते हैं, देखते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में ही ऑब्जेक्ट रखा रहता है, इस वजह से हम उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव के पास रखा है ऑब्जेक्ट ए बी, बिल्कुल क्लोज। अब ए बी जो है बहुत ही छोटा है, बहुत ही टीनी ऑब्जेक्ट है। अब उसकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, ए बी की इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, जो कि कौन बना रहा है, गैस करे कौन बना रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा है। ठीक है, अब जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश वो एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेगी आई पीस के लिए। अब आई पीस जो है वो आपका ए बी नहीं देख रहा है, वो देखेगा ए डैश बी डैश को। तो फाइनली इमेज हमारे पास बन के तैयार हो जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश। यहाँ पर देखो ए डबल डैश और बी डबल डैश हमें इमेज बन के तैयार होगी हमारी। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए बी था और इमेज बन गई ए डबल डैश बी डबल डैश। अब ये जो फाइनल इमेज बनी है ये बना रहा आई लेंस, ठीक है, आई पीस बना रहा है, और इमेज बनी है बड़ी, इन्वर्टेड बनी है, वर्चुअल बनी है। तो इस तरीके का मैकेनिज्म होता है किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका साइज यहाँ पर छोटा होता है, अपर्चर उसकी छोटी होती है। व्हाट इज अपर्चर, अपर्चर हम कहते हैं इस कर्व को, जो एक कर्व है ना सामने, इसको हम अपर्चर कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की अपर्चर छोटी होती है और आई लेंस की अपर्चर बड़ी होती है, क्योंकि आई लेंस को ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना होता है, तो इसलिए उसकी अपर्चर हम बड़ी करते हैं, ऑब्जेक्टिव की अपर्चर जो साइज है उसका छोटा करते हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये आप अच्छे से इसकी बनाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है बनाना। और यहाँ पर जो है जो इमेज आपकी बन रही है वो कैपिटल डी पर बन रही है, मतलब इमेज आपकी शार्प बन रही है, बड़ी बन रही है, शार्प बन रही है। ठीक है, तो आइए इसकी मैग्नीफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखो बच्चों, इसकी जो मैग्नीफिकेशन होगी वो होगी दो लेंस की मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर दो लेंस है तो टोटल मैग्नीफिकेशन निकल के आएगी एम ओ इंटू में एम ई, एम ओ इंटू में एम ई। मतलब एम ओ क्या है, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और एम ई क्या है, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस। ठीक है, तो जो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है वो है एल बाई एफ नॉट। एल क्या है, एल जो है वो माइक्रोस्कोप की ट्यूब की जो लेंथ है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी ट्यूब की लेंथ है एल, और एफ नोट जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है। अब आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। देखो जो आपके जो एल है वो ये वाला डिस्टेंस हो गया, दिस इज योर एल बच्चों, ये आपका एल है। तो अप्रोक्सीमेटली इस डिस्टेंस को मैं कंप्लीट ही मान सकता हूँ वैसे। तो आप कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि जो एल है वो ऑब्जेक्टिव और आई पीस का जो बीच का जो डिस्टेंस है वही होता है, बट एग्जैक्टली ये सेम नहीं होता है। एक्चुअली में ये डिस्टेंस होता है आपका ओ से लेके बी डैश तक का, ओ से लेके बी डैश तक का। तो मुझे बताओ, जैसे मैग्नीफिकेशन डी बाई एफ होती है, क्या होती है, डी बाई एफ होती है, तो क्या मैग्नीफिकेशन यहाँ पर, जैसे मैं इसको एल बोल देता हूँ, तो एल अपॉन में एफ नोट नहीं हो सकती, मैग्नीफिकेशन एल अपॉन में एफ नोट हो सकती है। अब ये किसकी मैग्नीफिकेशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन में डिस्कस कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन कितनी हो जाएगी, एल अपॉन में एफ नोट। और आई लेंस की मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी, आई लेंस की मैग्नीफिकेशन हो जाएगी आपका ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं माइक्रोस्कोप में, 1 प्लस में डी बाई एफ ई। उसमें एफ ओ क्यों आ रहा है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन है। इसमें एफ ई क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपकी आई लेंस की मैग्नीफिकेशन है। अब इन दोनों को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई। देखो यहाँ पर इसने मल्टीप्लाई किया हुआ है, देखो ये चीज़। अब ये जो मैग्नीफिकेशन निकल के सामने आई है तब की है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा रहता है, सॉरी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा रहेगा, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। और ये मैग्नीफिकेशन कब निकल के सामने आएगी, ये वाली देखो, एल बाई में एफ नॉट इंटू में डी बाई में एफ ई। तो अगर आप ध्यान से देखना, अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को मैं 1 सेंटीमीटर ले लूँ, आई लेंस की फोकल लेंथ को 2 सेंटीमीटर ले लूँ, और ट्यूब लेंथ को ले लूँ मैं 20 सेंटीमीटर, तो मेरे पास टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी हो जाएगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। और डी तो मुझे पता ही है 25 सेंटीमीटर होता है, तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो 250। अब एक तरफ आप ध्यान से सुनना कि माइक्रोस्कोप जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप था उसकी मैग्नीफिकेशन 9 से ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इसकी मैग्नीफिकेशन हमने 250 तक हमने इसको बना दिया, इवन इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंपाउंड नाम से ही पता चल रहा है कि दो लेंस यहाँ पर हमने कंपाउंड कर दिए, और हो सकता है कि अगर तीसरा लेंस भी डाल दें हम तो मैग्नीफिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं, छोटे से छोटे पार्टिकल को हम यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्मली बायोलैब में रहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और एक होता है हमारे पास ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जो कि फिजिक्स लैब में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका माइक्रोस्कोप का कंप्लीट टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये मैंने आपको कवर कराया है NCERT बुक से, और आपको जो है केवल इतना ही पढ़ना है कि एक तो आप इनके रे डायग्राम्स अच्छे से बना लें, और सेकंड इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो चाहे माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन हो चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन हो, इनके फॉर्मूले जो हैं आप अच्छे से ध्यान रख लें। ठीक है, आपका एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। थैंक यू वेरी मच बच्चों। इस वीडियो के बाद जो है मैं टेलीस्कोप आपको पढ़ाऊँगा, जो कि लास्ट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर का। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।